फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर आपको सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा सचेत रहें और जो भी दिशा निर्देश यहाँ से दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए। प्लीज नोट, बी ऑन म्यूट ड्यूरिंग द सेशन। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर you can write in chat, and after that I will give you 10 minutes. After completing my presentation you can clear your doubts. Are you ready to start? So today we are going to start session 4, and our topic is spoken English. So first slide goes like this. We have already done 3 sessions with you, and in these 3 sessions you have learned how to introduce yourself. Under that topic you know how to greet before you give your introduction. Then after that we did how are you, how to ask how are you questions and answers. And then next session we had daily routine, like you get up in the morning, and after that all activities are carried by you, that how to frame questions and how to have answers. And there was one scenario I did with you of the jewelry store, and for that you can understand the story, and you were able to answer the question which was asked in that contest. Now today we are going to have session 4, and my session starts with 3 topics and activities. The very first topic is your shopping, and the activities I am going to do with you: manners, gestures and etiquette, and then difference between listen and hear. And the scenario will be again for shopping, that is a confectionery shop. And then we will have certain resources which I have given you on the slide. Now I begin with activity 1. Now the very first topic I have taken today: manner, gesture, etiquette. You can see the spellings. Manner is M-A-N-N-E-R. Gesture is your G-E-S-T-U-R-E. And then the third I have written oblique. Etiquette, E-T-I-Q-U-E-T-T-E. Spelling of etiquette is a little difficult, so you have to learn it. And there are different words and their meanings are also different. तो इसमें थोड़ा थोड़ा मीनिंग का अंतर है, और कहाँ इसको आपको यूज करना है उसको मैं आपको बताऊंगी आज. वेरी फर्स्ट कम्स हैबिट. हैबिट आपको मालूम है, आदत. ठीक है. मैनर आपके पास क्या है कि आप जब किसी से मिलते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा एक शिष्टाचार जिसको बोल सकते हैं, आचार विचार में जब आप बात करते हैं किसी से तो आपके पास एक थोड़ा सा मैनर होना चाहिए. उस मैनर के अंतर्गत आप सपोज कहीं से जा रहे हैं, somebody is coming from in front, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, और यू कैन से व्हेन यू एंटर इन द चाइल्ड इज एंटरिंग इन द क्लास तो आप कह सकते हैं मे आई कम इन. तो ये एक मैनर के अंदर आता है, एक जो आदत से थोड़ा सा ऊपर उठ करके. आदत तो आपकी इंडिविजुअल की है, तो मैनर क्या है कि जब आप किसी सिस्टम में जाते हैं, आप सड़क पे चल रहे हैं या आप किसी शॉप पर हैं या आप घर पर हैं, तो आपके पास एक जिसको आप बोलते हैं कि एक तहजीब आपके पास होनी चाहिए. तो तहजीब जो है वो मैनर है आपके पास. देन कम्स योर जेस्चर. जेस्चर इज योर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है कि आपका मूड क्या है. ऐसा है कि आपके सामने कोई आया और आपने उसको गुड मॉर्निंग कहा, और गुड मॉर्निंग कहते ही आपने ना तो उसके साथ आई कांटेक्ट किया ना उसकी तरफ देखा, आपने साइड में होकर के से गुड मॉर्निंग. सो
वो आपका मैनर्स नहीं होगा। अगर आपको मैनर्स के साथ बताना है तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी उसको ध्यान में आपको रखना होगा। तो जेस्चर इज ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज, अगर आप बैठे हैं किसी के घर में और किसी के घर में गेस्ट बन के गए हैं, आपका बैठने का तरीका क्या है? आप ऐसा नहीं है कि अपने पैर हिला रहे हैं, हाथों को चला रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। सो दैट इज डजंट कम अंडर मैनर, अंडर जेस्चर्स। तो जेस्चर के लिए आपको अपना बॉडी लैंग्वेज भी आपको ध्यान में रखना है। एटिकेट इन सबसे ऊपर है, जिसके अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी बिजनेस आप चला रहे हैं या आप कहीं पिक्चर हॉल में जा रहे हैं या आप किसी के घर किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां पर इन मैनर, हैबिट, मैनर, जेस्चर से ऊपर उठ करके एक शिष्टाचार होता है, जिसको आप शिष्टाचार हिंदी में कहते हैं। तो एटिकेट थोड़ा सा और, जिसमें कि आपको एक सोशल जो है एक्सेप्टेंस हो, जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो किए जाते हैं, दैट इज योर एटिकेट। एटिकेट इज सबसे ऊपर लेवल पे आ जाएगा। तो अगर आपके पास एक अच्छी हैबिट होगी तो अपने आप आपके अंदर मैनर भी आ जाएगा। मैनर अगर आपके पास कुछ होंगे तो आपका जेस्चर अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास जेस्चर हो जाएगा तो आपको शिष्टाचार अपने आप से आ जाएगा। सो हाउ डू यू शो एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड? इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ये जो फील्ड है ये बहुत वाइड है। तो मैं छोटी छोटी चीजें लेकर के आपके सामने आ रही हूँ ताकि आपको जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इसके इन अंडर दिस एक्टिविटी हाउ डू यू शो और एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? आपका कृतज्ञ जिसको बोलते हैं आप आपने किसी ने आपके लिए कुछ मदद करी, कुछ आपका काम किया, आप बहुत कष्ट में हैं, कठिनाई में हैं और आपकी किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और आपको कुछ पैसों की जरूरत है, आपको किसी किताब की जरूरत है, किसी ने आपकी मदद कर दी, आपके फ्रेंड ने कर दी, आपके रिलेटिव ने कर दी, आपके पेरेंट्स ने कर दी। तो आप उसके बदले में, क्योंकि आप किसी ने आपके लिए कुछ किया है, तो उसके लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड कैसे देंगे, आप कैसे उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपने जो काम आपके लिए किया वो आपके लिए मददगार रहा, आपके लिए अच्छा रहा। तो उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से बताएंगे, किस तरह से लिख के बताएंगे, बोल के बताएंगे, कैसे बताएंगे? तो उसके लिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक ग्रेटफुल और एक थैंकफुल। थैंक्स आपको बहुत अच्छे से सबको आता ही है। और जब भी आपको कोई हेल्प मिलती है या कोई आपकी मदद करता है या आपका कोई काम कर देता है, अब ये काम बहुत तरह से हो सकते हैं, आपका कोई फिजिकल वर्क हो सकता है, कोई आपका आप मेंटल प्रॉब्लम में और किसी ने आपको आकर के कुछ आपकी मेंटल प्रॉब्लम दूर कर दी है, आप किसी काउंसलर के पास गए हैं और आपकी मेंटल प्रॉब्लम दूर हो गई है, तो आप उसको थैंक्स बोलेंगे या लिख करके भेजेंगे। तो दो तरह से आप एक्नॉलेज का मतलब होता है कि कैसे आप उसको बताएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो है हम रजिस्ट्री भेजा करते थे पोस्ट ऑफिस से, तो एक साथ में एक्नॉलेजमेंट लेटर होता था कि वो जिस आदमी को आपने चिट्ठी भेजी है या पार्सल भेजा है वो उसके पास पहुंच गया, तो आपके पास एक स्लिप आया करती थी जिसका नाम हुआ करता था एक्नॉलेजमेंट। तो वो स्लिप क्या कहलाती थी? एक्नॉलेज का मतलब है कि आपका पार्सल गया और जाने के बाद वो आपके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, मतलब आपको मालूम लग गया, आपको पता लग गया कि आपके पास एक्नॉलेज हो गया कि वो पार्सल या वो चिट्ठी उसके पास पहुंच गई है। तो इसमें दो शब्द मैंने लिए हैं आज। फर्स्ट इज ग्रेटफुल एंड इट स्पेल्स GRATEFUL। Another is thankful, THANKFUL। ग्रेटफुल कहाँ यूज करना है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल डिफरेंस तो है ही, बिकॉज वर्ड्स अलग है तो डिफरेंस भी होगा। ग्रेटफुल क्या होता है कि जब आप किसी अप्रिशिएट करते हैं किसी को, जो व्हाट वन हैज, अगर आपने अप्रिशिएट का मतलब आपने उसकी सराहना करी, उसकी प्रशंसा करी। अब भगवान हमको रोज कुछ ना कुछ देता है, तो हमको सुबह उठ करके हमेशा वी शुड फोल्ड योर हैंड्स टू द गॉड कि वी आर थैंकफुल दैट यू हैव गिवन another one beautiful day. Like today, I'm very grateful that God has given me a day to take a session of with Sanskrit students.
सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, है ना। कुछ भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स हो रही है, और कभी कभी आपके पास ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहती हैं, बड़ों से मिलती हैं, भगवान से मिलती हैं। सो यू शुड बी ग्रेटफुल बिकॉज यू शुड अप्रिशिएट कि आपको जो है ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको मदद मिल रही है, और आपका काम आगे बढ़ रहा है। Then the second word is your thankful. Thankful is very easy that you have to acknowledge कि किसी ने जो भी आपके लिए कुछ भी किया, छोटा सा भी काम किया है, अगर आपने किसी को बोला कि मुझे वो बुक उठा करके दे दो, बुक इज लाइंग ऑन अदर टेबल, और यू आस्क दैट पर्सन कि मुझे वो बुक दे दो, गिव मी दैट बुक, तो उसके लिए उसने आपको किताब दे दी। अब उसके बाद आप क्या होगा, यू हैव टू बी, आपको थोड़ा सा मैनरिज्म होना चाहिए वहां पर, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच, और आई एम थैंकफुल, लाइक दिस यू कैन से इन शॉर्ट। सो देर आर डिफरेंट places, there are different situations where you can be thankful or you can be grateful. So I have given you few examples. I cannot give you a large number of examples. You can use it with your own common sense. The very first I have given you, which is very simple and everybody knows it, someone rendered you help. Render का मतलब यहाँ पर है RENDERED. ED इसलिए लगा है because it is a past tense. किसी व्यक्ति ने या किसी बच्चे ने या आपकी मदर ने आपको कुछ हेल्प की। रेंडर का मतलब है आपको मदद दी, तो जब मदद दी तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, आई एम थैंकफुल। देयर इज अनदर वे ऑफ टेलिंग दिस, आई एम हम्बल्ड। आप विनम्र हो और आप ग्रेटफुल हो क्योंकि आपकी किसी ने मदद करी। सो समवन रेंडर्ड यू हेल्प, so you can say I am humbled and grateful. जैसे आप students हैं and Ankit has organized this activity, so you should be humble to Ankit and you should be grateful to Ankit क्योंकि उसने ये सब organize किया है और ये out of the box किया उसने, ये उसका काम नहीं था, उसके दिमाग में thought आया, उसने सोचा कि अगर मैं संस्कृत के बच्चों की मदद करना चाहता हूं तो मेरे को एक मंच चाहिए, तो उसने ये प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुना। सो समवन रेंडर्ड यू हेल्प, सो यू कैन से आई एम थैंकफुल, आई एम हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल। द नेक्स्ट इज योर फ्रेंड गिफ्टेड यू अ बुक। आपकी फ्रेंड ने आपको एक किताब गिफ्ट करी है, तो आप कह सकते हैं यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Next is your inaugural speech was excellent. Inaugural is a word. I-N spellings are little difficult. I-N-A-U-G-U-R-A-L. Inaugural means जब आपका कोई सेमिनार है या कोई वर्कशॉप है, आपने देखा था जिस दिन हमारा फर्स्ट डे था उसके अंदर भी इनॉग्रल स्पीच थी। अंकित ने सबसे पहले बोलना शुरू किया था एंड उसके बाद कुछ गेस्ट ने बोला था दैट एवरीथिंग, ऑल गेस्ट, बिकॉज एक चीफ गेस्ट था, एक आपका एक चीफ गेस्ट था आपका, एक आपका प्रेसिडेंट था, है ना। तो इस तरह से जितने भी आपके पास गेस्ट थे और जो आपके पास स्पीकर्स थे, उन्होंने कुछ कुछ बोला, अपने उद्गार आपके सामने व्यक्त किए। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड इनॉग्रल। तो इनॉग्रल, इफ आई से इनॉग्रल स्पीच of Ankit was excellent, then Ankit मुझे क्या बोलेगा, I am grateful for encouraging comments. Encouraging means जो मैंने उसका उत्साह बढ़ाया है उसके लिए वो थैंकफुल है, और या ग्रेटफुल भी हो सकता है और थैंकफुल भी हो सकता है। तो इनॉग्रल का मतलब है किसी भी सेमिनार में या आपके पास एक असेंबली हो रही है, स्कूल असेंबली आई कैन टेक, तो उसके अंदर कोई फंक्शन है, तो उसके अंदर जो आपका बिगिनिंग में जो स्पीच होगा, जो गेस्ट का स्पीच होगा या जो आपको प्रस्तावना देंगे कि क्या 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 हम करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनॉग्रल। बिगिनिंग ऑफ द seminar, beginning of the workshop is called inaugural. Beginning you can call it. So I am grateful for encouraging comments. Then you were sick and your neighbor's son got admitted you in the hospital. आप बीमार हो गए और आपके पास कोई नहीं है, आपके नेबर है आपका पड़ोसी, NEIGHBOR। आप ये वर्ड्स यूज
देखते जाइए, अंडरलाइन कर लीजिए, फिर बाद में आप इसको डिक्शनरी में दोबारा से देखिए और आप देखिए कि किस तरह से मैं इसका यूसेज कर रही हूँ। You were sick and your neighbor's son got admitted you in the hospital. आप बीमार हो गए, आपके पास और कोई नहीं है, तो आपके पड़ोसी के बच्चे ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, आप क्या बोलेंगे? आई एम ग्रेटफुल और आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी ऑन टाइम एंड आई एम टच्ड। ये मेरे दिल को छू गया है, आई एम टच्ड, क्योंकि मेरी आपने हेल्प करी ऐसे समय में जब मैं बीमार था, मैं जा नहीं सकता था हॉस्पिटल, सो आई एम टच्ड। Then you have another question. You received some award. How do you show or express thanks? मान लीजिए आपको जो है, आपने एक पीएचडी किया और पीएचडी की आपको डिग्री मिली और उस डिग्री में आपने सबसे अच्छा काम किया और आपके लिए एक अवार्ड मिल गया। तो अगर आपको अवार्ड मिला है तो उसके लिए आप अपना किस तरह से अपने दिल के उद्गार, हृदय के उद्गार आप बताएंगे? How do you show, express? So you can say simply thanks, or you can say I appreciate for recognizing my work. जो मैंने काम किया उसकी आपने पहचाना, उसकी आपने इम्पोर्टेंस समझी, तभी तो मुझे अवार्ड दिया। So I appreciate. Appreciate means सराहना करना या उसको महत्व देना। So appreciate is also a good word that you can use it, and you can note down the spellings: APPRECIATE. So appreciate for recognizing my work. Next is your son is appearing in board exam and my friend guided him. How do you show and express your thanks? आपका बेटा, बच्चा बोर्ड के एग्जाम में या किसी क्लास में जो है अपीयर हो रहा है और किसी टीचर ने आपकी बहुत हेल्प की, तो आप क्या कर सकते हैं? प्लीज एक्सेप्ट माय डीपेस्ट। डीपेस्ट मीन्स बहुत गहरे, डीप का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो डीपेस्ट। सो प्लीज एक्सेप्ट माय डीपेस्ट थैंक्स फॉर गाइडेंस। आपने मेरे बच्चे को गाइड किया, उसके लिए आप मेरे डीपेस्ट थैंक्स को स्वीकार करिए। नेक्स्ट इज राम हेल्प्ड मी इन माई प्रोफेशनल वर्क। मेरा कुछ प्रोफेशनल वर्क चल रहा था, मुझे कुछ एक्सेल शीट्स बनानी थी कंप्यूटर में, या मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना था और किसी ने मेरी मदद करी, है ना। और मेरे को जो है पिक्चर्स कैसे इंपोर्ट करके लानी है या कैसे कलर स्कीम देनी है स्लाइड्स में, तो किसी ने मुझे हेल्प करी, या राम हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल वर्क। तो व्हाट आई एम गोइंग टू आंसर, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम, and you can call the name also, Ram, I'm thankful, और राम थैंक यू फॉर टेकिंग दैट, क्योंकि उसने अपना समय दिया है तो उसके लिए भी आपको थैंक्स करना होगा। तो आप छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी हेल्प जो आपको मिल रही है, जो रेंडर कर रहे हैं सब लोग आपके आसपास, तो उसके लिए आप थैंकफुल और यू कैन बी ग्रेटफुल। तो ये क्या होता है कि जब आप थैंकफुल और ग्रेटफुल है तो दिस इज अ ग्रेटिट्यूड। तो आपका एक तो आपका वर्ब है और एक आपके पास नाउन है। सो आप जो है किस तरह से वर्ड्स को लेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द सेंटेंस। आई कैन आस्क यू, डिड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर टीचर? आपने अपना ग्रेटिट्यूड अपने टीचर को बताया, तो आप बोलेंगे यस आई डिड, मैंने किया। आई सेड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दैट विच यू हैव डन फॉर मी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुल तो एक एक्टिविटी हो गई, तो उसका जो आपका वर्ड होगा वो क्या होगा, दैट विल कम अंडर ग्रेटिट्यूड। ओके, सो दिस इज योर, सो आई हैव टेकन दिस हेडिंग manners, gesture, education. Every day I will pick up one activity and I will give you some simple sentences so that you can also frame sentences and you are able to speak them. Next activity is that which is very important for spoken English, that what is the difference between hear and listen. Hear and listen. You can speak on mute. Hear, H-E-A-R, and listen, L-I-S-T-E-N. In listen, T is silent.
T is silent. So here is when there is no effort. भगवान ने आपको कान दिए और आपको सब कुछ सुनाई देता है अपने आप, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है। आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो कुछ बातें कर रहे हैं, आप सुनना भी नहीं चाहते हो तो भी आपको सुनाई दे रहा है, बिकॉज यू कैन हियर, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। बट अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं पैसेंजर के साथ, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं उसके अंदर और आपको सब सुनाई दे रहा है, बट क्या वो बोल रहे हैं वो आपको नहीं पता लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी लिटिल अटेंटिव, यू हैव टू पुट योर एफर्ट और उसको आपको लिसन करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? हियर आपके पास सब आवाज आपके कानों में आ रही है, दैट इज हियरिंग, दैट इज हियरिंग। तो हियरिंग इज नो एफर्ट। एफर्ट का मतलब आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आपको कुछ अपने आप से मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। सो दैट इज विदाउट एफर्ट। आप अपने आप, आवाज आपके पास, अब मैं यहाँ बैठी हूँ एंड समबडी नॉक्स एट द डोर, मेरे घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है या बेल रिंग करता है, तो मैं तो क्लास ले रही हूँ, ठीक है, बट मुझे वो सुनाई देगा बिकॉज आई कैन हियर इट। आवाज अपने आप ही मेरे ट्रेवल करके, राइट, लाइट विल ट्रेवल, साउंड विल ट्रेवल। और साउंड के लिए क्या है? इट डजंट नीड इट नीड्स मीडियम। मीडियम क्या है? एयर। सो एयर के थ्रू आकर के वो मेरे कानों तक पहुंच जाएगी, तो मेरे पास वो हो जाएगा हियर। अगर वो गेट पे खड़ा होकर के बोल रहा है कि मैडम प्लीज ओपन द डोर, सो आई हैव टू पुट लिटिल एफर्ट। अरे somebody speaking, तो जब मैं एफर्ट लगाऊंगी, मैं अटेंशन उसकी तरफ रखूंगी, अटेंशन भी कह सकते हो आप उसको, एफर्ट की जगह आप अटेंशन कह सकते हो। अगर आप अटेंशन दोगे तो आपको जो है उसके साउंड सुनाई देगी, एंड दैट इज कॉल्ड लिसन। तो दैट मीन्स हियर जो है आपका वो, यू डोंट हैव टू मेक कॉन्शियस डिसीजन टू हियर। कॉन्शियस का मतलब है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, है ना, अपने आप ही अनकॉन्शियसली जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। और जब आप डिसीजन करेंगे कि आपको सुनना है, तो वो आपका लिसनिंग हो जाएगा। अ टीचर इज टेकिंग अ क्लास एंड देयर आर 40 स्टूडेंट्स। टीचर कुछ बोल रही है और बच्चे कुछ शोर कर रहे हैं, शोर तो सबके कानों में अपने आप से पहुंच जाएगा। अगर टीचर क्या पढ़ा रही है उसको अगर आपको सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी अटेंटिव। तो लिसन के लिए यू हैव टू बी अटेंटिव। अगर आप और बार बार आपको मालूम है टीचर क्लास में कीप शाउटिंग बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। अगर अटेंटिव नहीं होंगे तो उनका ध्यान जो है बाहर की तरफ चला जाएगा या बच्चों की एक्टिविटीज की तरफ चला जाएगा, तो उनको नहीं पता लगेगा कि टीचर क्या बोल रही है। सो दैट इज यू हैव टू मेक अ डिसीजन टू लिसन। यू फिजिकली एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ साउंड। आप बैठे हुए हैं, आपको सब आवाज सुनाई दे, दैट इज फिजिकली यू कैन हियर। और अगर अटेंशन है तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है जिसको आप देखिए, यू डेलिबरेटली पे अटेंशन टू द साउंड। डेलिबरेटली मीन्स दैट यू हैव टू डेलिब्रेट। आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, मतलब उसके लिए आपको डेलिबरेट करना पड़ेगा। मीन्स दैट यू आर गोइंग टू टेक इट इन द कॉन्शियस माइंड कि आपको सुनना है, तभी आप जो है उसको एफर्ट करना पड़ेगा। सो दैट विल बी योर लिसनिंग। Sometimes the sound you hear is sudden or unexpected, like a noise, alarm or an explosion. कहीं शोर है, कहीं अलार्म बज गया है, कहीं कोई विस्फोट हो गया, तो सारी आवाजें आपके पास अपने आप आ जाएंगी। That will be hearing. But when you are going to listen, then in that case again there will be a conscious effort, there will be attention, there will be a deliberate effort. और listen के साथ जब आप sentence बनाएंगे तो you can write down somewhere कि लिसन के साथ हमेशा टू लगेगा और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। आई गिव यू द एग्जांपल्स। लिसन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय टू एंड आफ्टर दैट देयर विल बी ऑब्जेक्ट। नाउ आई कैन गिव यू एग्जांपल। डिड यू हियर दिस नॉइज? आई कांट हियर एनीथिंग बिकॉज ऑफ loud music. I can't hear anything because of loud music. मैं कुछ भी नहीं सुन पाया।
आई हैव हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर, मैंने ये गाना पहले सुना हुआ। हियर का जो पास्ट टेंस है वो हर्ड है, HEARD, इसको भी आप नोट कर लीजिए। HEARD, हर्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ हियर। आई हैव हर्ड दिस, ये गाना मैंने पहले भी सुना हुआ है। लिसन, आर यू लिसनिंग टू मी? I can ask you also. I am taking this presentation. I can ask you, are you listening to me? You can reply, yes, ma'am, we are listening to you. जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक में हियरिंग नहीं होगी, म्यूजिक में क्या होगा? आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। मैंने आपको बताया था कि लिसन के बाद टू लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। सो व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट? म्यूजिक। सो आई लव listening to music. I tried to listen but I could not hear anything. देखिए इसमें मैंने listen और hear दोनों लगा दिए हैं। मैं सुन रही हूं पर मुझे कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं गाना सुनूं पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू हियर। जब हियर होगा तो उसके बाद आपके पास लिसनिंग होगी। बट समटाइम्स व्हाट वी से, you can hear somebody talking, but you need to listen, or to understand you have to put your attention. So listen के लिए आपको attention put करना पड़ेगा और hear आपको automatically हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ सीखना है इस इंग्लिश सेशन से, अगर आपको सीखना है तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा। अटेंटिव होने का मतलब है कि आप जब अच्छे से लिसन करेंगे अटेंशन से तो आपको सब मालूम लगेगा कि व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड व्हाट इज देयर इन द प्रेजेंटेशन। और आप एक और ध्यान रखना कि जब भी हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आईएनजी, एक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड इट इज कंटिन्यूइंग, तो आईएनजी लगाते हैं। बट यू विल नेवर यूज आईएनजी विद हियर, हियरिंग इज नॉट देयर। So you have to change the structure of the sentence to make in that term. Like I can use it. Listen. Did you hear the sound? मैंने दोनों वर्ड यूज किए। Listen. मैं अगले जो मेरे सामने उसको मैं पूछ रही हूँ कि आप सुनो। Did you hear the sound? आपने कोई आवाज सुनी है क्या? तो जब मैं लिसन बोल रही हूँ तो मैं उस व्यक्ति के लिए बोल रही हूँ जो मेरे सामने है कि सुनो, अटेंशन दो, क्या आपने कोई आवाज सुनी है? लिसन, डिड यू हियर एनी साउंड? तो इसमें मैंने हियर और साउंड दोनों वर्ड, हियर एंड लिसन दोनों शब्दों का यूज किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिसन एंड हियर। देन द नेक्स्ट सिनेरियो इज that in this topic we are going to learn about the phrases, vocabulary, sentences commonly used in English language to describe shopping. So today's topic is shopping. Now shopping आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो इसमें क्या है शॉपिंग में कि आप जब शॉपिंग में देयर इज अ मार्केट, और जब आप घर में रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत रहती है। आपको खाना चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको नहाने के लिए साबुन चाहिए, सब आपके घर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपको सब कुछ क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बाय, आपको सब खरीदना पड़ेगा। तो आप खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? मार्केट में जाएंगे। मार्केट में देयर विल बी वैरायटी ऑफ शॉप्स, देयर विल बी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, there will be some small shops, there will be hawkers, there will be vendors, there will be a mall, there will be authorized centers. अब आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको बर्तन खरीदने हैं, आपको खाने का सामान खरीदना है, आपको टॉयलेटरीज का सामान खरीदना है, आपको फर्निशिंग खरीदनी है ना, आपको अप्लायंसेस खरीदने हैं, आपको लैपटॉप खरीदना है एंड सो ऑन। तो जब भी हम बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम उसको वर्ड को यूज, शॉप इज अ प्लेस वेयर यू गेट द थिंग्स एंड शॉपिंग इज कि आप वहां से कुछ खरीदने जा रहे हैं। सो यू हैव अनदर वर्ड्स, यू कैन राइट बाइंग, यू कैन राइट परचेज, राइट, बट कॉमनली यूज वर्ड इज शॉपिंग। अब कहाँ जा रहे हैं? कुछ खरीदने जा रहे हैं, दैट मीन्स आई एम गोइंग फॉर अ शॉपिंग। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ एक्शन। So my very first question is, do you like shopping?
and I can frame the question like this: to shop. Do you like shopping is correct, or you can write do you like to shop. आप खरीदना के लिए पसंद करते हैं, सो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे? यस, आई लाइक टू गो फॉर शॉपिंग। मुझे, आप शॉपिंग के बहुत सारे एरियाज मैंने आपको बता दिए, खरीदारी जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो बहुत सारी चीजें आपको खरीदनी है, तो उसके लिए मुझे बाजार से खरीदना सबको पसंद रहता है, बट लाइकिंग अलग अलग है। किसी को कपड़े खरीदना पसंद है, किसी को ज्वेलरी खरीदना पसंद है, किसी को साड़ी खरीदना पसंद है, किसी को एक्सेसरीज खरीदना पसंद है, सो ऑन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डू यू गो फॉर शॉपिंग। आप कितनी बार खरीदारी के लिए जाते हैं? आप वंस इन अ मंथ जाते हैं, आप रोज रोज जाते हैं, आप फोर्टनाइटली मीन्स 15 दिन में, फोर्टनाइटली मीन्स 15 डेज, या आप एक साल में जाते हैं, राइट? या आप जाते ही नहीं है, कोई आपके लिए खरीद के ले आता है, आप जाते ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। यू डोंट गो फॉर शॉपिंग, कोई ना कोई आपके घर में व्यक्ति है, कोई ना कोई आपके घर में है जो आपके लिए खरीद के ले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू शॉप और बाय और परचेज ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो देखिए, मैंने शॉप भी लिखा है, बाय भी लिखा है, बी यू बाय, परचेज भी खरीदना है, PURCHASE। तो आप ऑनलाइन खरीदते हैं या ऑफलाइन? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड होगा, या पेटीएम होगा, या गूगल पे होगा, आजकल बहुत सारे एवेन्यूज है आपके पास। तो आप किस तरीके से आप शॉपिंग करते हैं, दैट यू कैन राइट इन चैट ऑल्सो। मोस्टली आई शॉप ऑफलाइन। जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती है ज्यादा, वो कैश पेमेंट करके बाजार जाते हैं और कैश पेमेंट करके खरीदारी करते हैं या शॉपिंग करते हैं। और जब हम ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें हम पेमेंट कैसे करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं एंड ऑनलाइन आपके पास सामान आ जाता है। नेक्स्ट इज हु डज द ग्रोसरी शॉपिंग इन योर हाउस होल्ड। ग्रोसरी क्या होता है आपका? कमोडिटीज, और जो भी आपका खाने पीने का सामान जो भी है आपके पास, दैट इज ग्रोसरी। ग्रोसरी में आपका टॉयलेटरीज भी आ जाती है, टॉयलेट का सामान भी आ जाता है, आपका खाने पीने का दाल चावल राशन जितना भी है वो आपका सब ग्रोसरी के अंदर आ जाता है। क्लीनिंग मटेरियल है, ये सब ग्रोसरी में आता है। सो व्हाट डज द ग्रोसरी शॉपिंग इन योर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स आपके घर में कौन करता है? आप करते हो तो आप लिख दीजिए आई डू शॉपिंग फॉर ग्रोसरी है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। My father or my mother does shopping for grocery or vegetables or fruits. Or if you want to go to buy some appliances, like you want to buy a fridge, or you want to buy a computer, or you want to buy a microwave. So whosoever goes, you can write the answer accordingly. Do you bargain in the vegetable market? हम सब्जी खरीदने जाते हैं। ज्योति सिंह इज राइटिंग यस आई लाइक टू गो फॉर शॉपिंग बट आई हैव नो मनी। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्रांजैक्ट करना पड़ेगा। जब आप कुछ खरीदेंगे उसके बदले में आपको दुकान वाले को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप विंडो शॉपिंग करेंगे, आप बाजार जाएंगे और सब सामान देख करके घूम घाम करके वापिस आ जाएंगे। डस क्यों लगा है? जब आपके पास ही, शी, ब्रदर, सिस्टर, उसके साथ हमेशा आपका डज लगेगा। अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करती हूँ आई, तो आई के साथ डू लगेगा। और अगर मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ ही, शी एंड सो ऑन, उसके साथ हमेशा जो वर्ब है वो डज लगेगा। इसीलिए डज लगाया इसके अंदर। डू यू बार्गेन इन द वेजिटेबल मार्केट? यूजुअली मैंने देखा है, इट इज माई एक्सपीरियंस, जो सब्जी वाले की दुकान में हम जब जाते हैं तो हम जो है बार्गेनिंग करते हैं। हम उससे पूछते हैं ये टमाटर जो है का रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ टमाटोस पर केजी? तो बोलेगा 60 रुपीज पर केजी। तो आप बोलेगे नहीं भैया 50 लगा लो। तो आप का एक ये स्वाभाविक होता है, जो आपके पास स्टैंडर्ड और ब्रांडेड शॉप्स हैं वहां कोई बार्गेनिंग नहीं है, आपका उसके ऊपर मार्क्ड है और लिखा हुआ है और उतना ही आपको पैसा देना। देयर यू विल नॉट बार्गेन, बट यू कैन बार्गेन व्हेन यू गो टू द वेजिटेबल मार्केट और हॉकर्स, जो ठेले वाले
हॉकर्स आते हैं जो सब गली में सामान आकर के बेचते हैं, उनसे आप बार्गेनिंग करते हो। तो अगर आप करते हो तो आप लिख दीजिए, नहीं करते हो तो आप लिख दीजिए कि वी डोंट डू। सो एट टाइम्स, देखिए मैंने आई के साथ डू लगाया है। मैंने आपको बताया जब ही शी होगा तो डज लगेगा, फादर मदर थर्ड पर्सन जो भी होगा उसके साथ डज लगेगा, और आई के साथ डू लगेगा। एट टाइम्स आई डू बार्गेन। बार्गेनिंग मीन्स आप सौदा करते हो कि 50 का वो बोल रहा था, आप उसको 40 रुपए देना चाहते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेशनरी शॉप? स्टेशनरी शॉप का पर्पस क्या है? यू नो व्हाट इज स्टेशनरी? स्टेशनरी शॉप में आपके पास वो सब सामान मिलता है जो पढ़ने लिखने से ताल्लुक रखता है। पेन, पेंसिल, रबड़, किताबें, कॉपी, रजिस्टर, है ना, ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन योर पढ़ने लिखने में, जो आपके साथ आपको पढ़ने लिखने में जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी आइटम्स यू गेट एट द स्टेशनरी शॉप। How do you transact? This is an important word, transact. TRANSACT. ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बहुत तरह से हो सकता है। आपने किसी शॉप पे गए और कुछ खरीदा, उसके बदले में आपको पैसे देने में, दैट इज अ ट्रांजैक्शन, कि आपने कुछ खरीदा और आपको उसके लिए पैसे दिए। ट्रांजैक्शन आपका बहुत जगह चलता है। ट्रांजैक्शन ऑफ थॉट्स भी हो सकता है कि आपने कुछ कहा, उसके बदले में आपको किसी ने कुछ और बताया, तो आप ट्रांजैक्शन ऑफ थॉट्स भी कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन मीन्स कि आपने उसके बाद गिव एंड टेक, यू कैन कॉल इट। एंड ये ट्रांजैक्शन आप कैसे करते हैं? आप कैश करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, डेबिट कार्ड यूज करते हो, पेटीएम करते हो, गूगल पे करते हो, whatever the mode you are using, you can write accordingly. And the question is, how do you transact? I use cash, or I usually means I usually pay by credit card, or I usually use, pay की जगह आप use भी लिख सकते हैं, I usually use debit card. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लुक फॉर सेल? आपने देखा होगा कि आजकल बहुत कॉमन फीचर है कि सेल का एडवर्टाइजमेंट्स बहुत आते हैं। आपने पेपर में भी देखे होंगे, आपके सोशल मीडिया में भी रहता है कि इसकी सेल है, इसकी सेल है। सो माय क्वेश्चन इज, डू यू लुक फॉर सेल? आप सेल में इंटरेस्ट रखते हैं? आप देखते हैं अगर आप सेल लगी है तो आप क्या आप जाते हैं? सो यू कैन राइट अकॉर्डिंगली कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द सेल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है सेल में, और आई एम इंटरेस्टेड फॉर आइटम्स ऑन सेल, जो आइटम सेल में लगी है उसमें मुझे इंटरेस्ट होता है और मैं देखने जाती हूँ। आई गो टू सी द आइटम्स ऑन सेल। और इससे क्या मुझे क्या हेल्प मिलती है? अगर मैं सेल से कुछ खरीद के लाती हूँ तो आई कैन सेव सम मनी, और आई कैन सेव इन माई बजट। हर व्यक्ति का एक बजट होता है कि महीने का खर्चा उसको 40,000 रुपीज से ज्यादा एक्सीड नहीं करना। और अगर आपको ये चाहिए कि आप कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, या आपका जो बजट है वो 40,000 ही रहे, और उसके बदले में जितना बचाएगा उसको कहीं और आप यूटिलाइज करो, तो उसको आप लिख सकते हैं लाइक दिस, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ऑन सेल एंड आई कैन सेव इन माई budget, or I can save some money which I can use somewhere else. Next question is, what is the purpose to visit the market? आपका बाजार जाने का, मार्केट जाने का, या किसी शॉप पे जाने का क्या पर्पस होता है? पर्पस होता है या तो आप खरीदेंगे जाके, बट अगर आपको खरीदना नहीं है फिर भी आप मार्केट जा रहे हैं। अगर आप मार्केट गए तो यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग, यू आर गोइंग टू शॉप समथिंग। बट इफ you don't want to buy anything and you are going like that only, so you at times you can buy required articles, आपको जो items articles कुछ भी लिख सकते हैं। और sometimes we want to know what is new in the market, what is the latest arrival. arrival means क्या बाजार में नया आया है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के ऊपर दो चीजें लिखी रहती है, एक डिपार्चर होता है और एक अराइवल। डिपार्चर से आपको जाना होता है, और अराइवल में जो लोग आते हैं उतरते हैं वो अराइवल पे उतरेंगे। तो आप बाजार में देखना चाहते हैं कि कौन क्या क्या नई चीज आई है, दैट इज कॉल्ड अराइवल, ARRIV। इसका मीनिंग, इसको कहीं बहुत जगह यूज आप कर सकते हैं कि ही शी अराइव्ड एट माई प्लेस। तो अराइवल का यहाँ मतलब है कि जो नई नई चीजें बाजार में आई हैं उसको मैं देखने का मेरा इच्छा है, तो उसके देखने के लिए भी मैं बाजार जा सकती हूँ। Next is, how far is the market from your residence?
मार्केट आपके घर से कितनी दूर है, ये सेंटेंस आपको बनाना है. So you can write it is a if you want to write exact, you know exact, so you can write exact also. So you can write it is approximately 10 kilometers. Or if it is exactly, so you can write it is exactly 10 kilometer from my residence. Residence क्या होता है? जहां आप रहते हैं. RESIDENC, रेजिडेंस. रेजिडेंस भी जहां आप रहते हैं. जब आप एड्रेस देते हैं अपना किसी को, तो अपने रेजिडेंस का एड्रेस देते हैं कि आप कहाँ रह रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom डू यू गो फॉर शॉपिंग. आप शॉपिंग किसके साथ जाते हो? आई लाइक टू गो विद माई फ्रेंड्स, or with my parents, or with my relatives, or at times कभी कभी मैं अकेली भी चली जाती हूँ. So at times I go alone as well. as well इसलिए लगाया क्योंकि मेरे ये जुड़ा हुआ सेंटेंस है कि मैं तो फ्रेंड्स के साथ भी चली जाती हूँ, but at times I go alone also, वो भी है, that is also in continuation. Which stores generally do you visit? आप कहाँ कहाँ जाते हैं? You can go to mall, like आपके पास दिल्ली में है जैसे साकेत में सेलेक्ट सिटी मॉल है या कोई और दूसरा मॉल है. डिपार्टमेंटल स्टोर्स है आजकल बहुत सारे, जहां पर आपको irrespective of things you can get food material, you can get jewelry, you can get a makeup, you can get a bakery item. All items at one place is called a departmental store. Approximate means lagbhag, right? Somebody has written Varsha Sharma, approximate means lagbhag. I visit mall, departmental store, outlet भी मिल होते हैं. Outlet means एक जैसे आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है, राइट? जैसे एप्पल स्टोर है, राइट? तो उसका एक आउटलेट होगा जहां पर सिर्फ एप्पल का ही सामान मिलेगा. और लाइक यू हैव एन आउटलेट वे यू गेट अ सैमसंग अप्लायंसेस, तो आउटलेट में भी जा सकते हैं. बट कभी कभी मैं छोटी दुकान पे भी जाती हूँ. सो आई विजिट मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, आउटलेट्स, बट ओकेजनली मीन्स कभी कभी. ओकेजन कब आता है? ओकेजनली इज नॉट एवरी डे. कभी कभी आई गो टू स्मॉल शॉप्स ऑल्सो. ओके, सो these are the next is here. What do you shop mostly every day? आप रोज भी कुछ शॉपिंग करते हैं क्या? Yes, I buy freshly baked bread, milk and egg. क्योंकि ये चीजें रोज आपको जरूरत है, जो रोज की जरूरत की चीजें हैं, that you buy every day. What does chemist pharmacy sell? फार्मेसी का मतलब है जहां पर आपको दवाइयां, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, ड्रग्स सब मिलती है. दैट इज कॉल्ड अ केमिस्ट शॉप or pharmacy and chemist, you can use any of them. You can use, you get medicines, medical equipments, health supplements and drugs. Next, do you like to take items for vendors and hawkers? hawker जो है, जो आपके गली में आकर के और घूम घूम करके सब्जी बेचते हैं या कुछ छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, दे आर कॉल्ड हॉकर्स. वेंडर्स क्या होते हैं? वेंडर्स आर एजेंसीज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. तो आजकल इट्स अ सर्विस प्रोवाइडर. तो वेंडर्स आर सर्विस प्रोवाइडर जो आपके किसी एजेंसी को ले लेते हैं और आपको सबको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दे आर कॉल्ड वेंडर्स. सेल्डम आई डू बाय एंड एनकरेज पीपल टू बाय फ्रॉम हॉकर्स सो दैट देयर लाइवलीहुड विल बी बेटर. हम क्या चाहते हैं कि हम कभी कभी हॉकर और वेंडर से भी कुछ सामान ले लेते हैं ताकि उनको भी रोजगार मिले और लाइवलीहुड इज उनकी जिंदगी जो है अच्छे से वो गुजार सके, है ना? तो उनको भी कुछ रोजगार मिले, रोजगार मिलेगा तो कुछ उनको पैसे मिलेंगे, तो उनकी भी घर गृहस्थी जो है, लाइवलीहुड जो है वो अच्छे से चले. डू यू लाइक टू बाय एसेंशियल कमोडिटीज एंड लाइफस्टाइल? एसेंशियल का मतलब है जो बहुत जरूरत की, जैसे खाने पीने की चीजें आपको रोज चाहिए, वो सब एसेंशियल्स में आता है. आपको दवाई चाहिए, किसी कोई बीमार है उसके लिए दवाई एसेंशियल है, खाना पीना सब आपका एसेंशियल है. समटाइम्स आई डू बाय सच एज फ्रूट्स और डेली यूज आइटम्स फ्रॉम नियर बाय मार्केट. जो आपके पास नियर बाय, आजकल आपको मालूम है कोरोना का टाइम है तो बहुत दूर आप ट्रेवल कर नहीं सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स खुली भी नहीं है. तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारे घर के पास शॉप है वहीं से हम जो भी सामान हमको रोजमर्रा जिंदगी के लिए चाहिए, जो सब्जी चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए, वो हम जो है वहां से खरीदते हैं. सो समटाइम्स I do buy
such as fruits, vegetable, or daily use items from nearby market. So this is all about shopping. So now you can fit in this scenario, and you can write, ma'am, can we use wood in question? There is a difference between will and would, which I'll tell you later. Let me finish this presentation, then I'll let you know. Ekta Sharma, I will tell you what is the difference between will and would. Next part is your quiz. Now, quiz is again very important. Now, listen carefully. I'm speaking from here, and then the story will come on the slide, and you can read it, and then you have to answer. First is, now this shopping is at the confectionery shop. What is a confectionery shop? Where you get baking items, baked items like bread, pizza, ice, this पेस्ट्री, जितनी भी बेक्ड आइटम्स है वो कन्फेक्शनरी शॉप पे आपको मिलेंगी. सो देयर इज वन सिनेरियो. जस्ट वॉच दिस, लुक एट द इमेज फर्स्ट, लिसन टू द क्वेश्चन, listen to the dialogue, answer the question. First is the image. You can see the image, what all is there. Look at the image. आपको ध्यान से देखना है, इसलिए मैंने लुक यूज किया है, मैंने सी नहीं लिखा है. SEE मीन देखना होता है, लुक का मतलब ही देख. इफ यू आर गोइंग टू सी विथ सर्टेन फोकस, वर्ड इज यूज लुक. Look at the image. There are 4 images, you can see them. You can look. Look means you have to see attentively. Then listen to the question. The question is, what is he going to buy from confectionery shop? What is he going to buy from confectionery shop? Listen to the dialogue. Mom is taking to his son on the phone. Mom is talking to his son on the phone. Could you buy some items for breakfast on the way to home? Oh, sure. What do you want? I need milk and bread for breakfast. Mom, please tell me from where I should buy these items. Mom says, there is a confectionery shop store, namely Standard Bakers, at Select City Mall, Saket, New Delhi. You can find the location of the store on Google Map. Son asks again, anything else you need, Mom? Let me check. I need butter too. Do you want cheese also? No, it's there. Thank you. Mom is talking to his son on the phone. Could you buy some items for breakfast on the way to home? Oh, sure. What do you want? I need milk and bread for breakfast. Mom, please tell me from where I should buy these items. You can go to Select City Walk Mall at Saket, New Delhi. There is a confectionery store, namely Standard Bakers. You can find the location of the shop on Google Map. Anything else you need, Mom? I need butter too. Do you want cheese also? No, it's there. Thank you. Answer the question, what is he going to buy from confectionery shop? Think it over, and you can write the answer on chat. What is he going to buy from confectionery shop? You can write on chat your answer. There is no meat. Sanya Arora, there is no meat word. I have not used, I am vegetarian and I have written all vegetarian food. To buy milk, bread and butter. He is going to buy milk, bread and butter. Right. Dara Singh, right. He is going to buy milk, bread and butter. Yes, right. Right, full sentence.
Don't write only in the words. You have to write full sentence. He is going to buy milk, bread, and butter from where? That also you have to write. From confectionery shop. Write complete sentence. Now you can see the answer. You can match your answer. So he is going to buy milk, bread, and butter. That's the answer. So this is the scenario I've given you. So this is all about. And after that, the last slide is pronunciation. I've given certain words: accessory, grocery, vendor, commodity, hawker, retail. And these are the words which I have given you. There are meaning also. Accessory is your subordinate or supplementary part or object. Grocery is your food and other commodities. Vendor is a person or agency who sells. Commodity is an article of trade or commerce. Hawker is who hunts, जो घूम घूम करके सामान बेचते हैं. Retail is the sale of goods to ultimate consumer. Retail is a shop where you get in wholesale. This is the important words I've used in the shopping. Boutique is a place where you get designer clothes are being stitched. Transact, supermarket where you get all items. Essentials, then hawkers, then authorized shop. There are certain authorized shop also. Pharmacy, branded shops are there. Appliances are there. Confectionery store is there, and so on. So this is a jumbled picture I've given you, where you can have number of items, number of articles which you have for the shopping. And the resources I have given you, I've given you one link. You can watch this link and you will practice for the speaking part. That is a spoken English tutorial. And you can download Google Map also if you want to see the location. And assignment I have given you, write down 10 sentences on shopping as per your budget. आपको budget भी mention करना पड़ेगा कि आपका हफ्ते का या महीने का कितना budget है, आपको क्या क्या सामान खरीदना है, list of items. और वो list of items के लिए बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से उनको खरीदेंगे. मान लीजिए आपको vegetable खरीदनी है, तो you will not go to a shop where you get clothes. So list of items, आप 4 ही आइटम लिखिए और 4 आइटम की आप अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे या सुपरमार्केट में जाएंगे, there you can get all the things, but you have to specify which store or which shop you are going to go. So write down 10 sentences as per your situation. कि आप अकेले जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं. What is your budget? Everybody will have a different budget. Everybody will have a different requirement. And everyone can go to different shops and the stores. Accordingly, you can write. That is your assignment. Assignment means your homework. So this is all about. Thank you so much for patient hearing. And now you are allowed to ask any question. And if you want to ask any question, you have to unmute yourself. And one by one, you can ask your question. And if you have any suggestion, that I should go a little slow or I should have a little less slides, accordingly you. जी, अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं और मैसेज में टाइप कर दीजिए कि मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका हम नाम ले लेंगे. जी, आप लोग पूछ सकते हैं अब प्रश्न.